नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे की। क्या कुछ बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री ने राजस्थान में दी हैं और मध्य प्रदेश में अब से कुछ देर बाद देने ही वाले हैं, तो इस पर सबसे पहले करेंगे बात। और इसके बाद आज की जो खास चर्चा होने वाली है वो इस बात पर कि जो विपक्ष है वो सब अपनी अपनी चाल चल रहा है। उत्तर में देखिए जातिगत जनगणना वाला कार्ड है, तो दक्षिण में सनातन के विरोध का कार्ड है। यहां उत्तर में भी सबके अलग अलग हैं। टीएमसी अलग प्रदर्शन कर रही है, बाकी पार्टियों का अलग प्रदर्शन है, तो सबका अपना अपना एजेंडा है, सबके अपने अपने कार्यक्रम हैं। और इस बीच में फिर विपक्षी एकता कहां पर है, इसकी पड़ताल करेंगे। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो तीसरा जो मुद्दा हमारा है कि विधानसभा चुनाव सर पर है, तो बाकी पार्टियां किस तरह से अपने टिकट बंटवारे को लेकर मंथन कर रही हैं। और इसमें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक लीड लेती हुई नजर आ रही है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दी विकास की सौगात। 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मेहसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन भी राष्ट्र को किया समर्पित। गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में की दिशा में ये अहम कदम। पीएम मोदी आज ग्वालियर से मध्य प्रदेश को देने वाले हैं 19,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा। PMAY ग्रामीण के तहत बने 2 लाख से भी अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी कार्यक्रम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दोनों महान व्यक्तित्वों को अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, बापू के सपनों को पूरा करने की दिशा में करते रहेंगे काम। वहीं शास्त्री जी के दिए नारे से आज भी मिलती है प्रेरणा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े किए सार्वजनिक, लेकिन जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति स्पष्ट करने में असफल रहे आंकड़े। नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे आर्थिक सामाजिक सर्वे माना था, लेकिन आर्थिक सामाजिक आंकड़े ही हैं नदारद। NIA के हत्थे चढ़ा ISIS का संदिग्ध। 3 लाख का इनामी आतंकी शाहनवाज। 2 अन्य भी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल के मनरेगा घोटाले पर सत्ताधारी टीएमसी पर भाजपा का निशाना। कहा, राज्य की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करे ममता सरकार। घोटाले को लेकर केंद्र सरकार को महीनों तक आंकड़े उपलब्ध न कराने का लगाया आरोप। NIA की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छापेमारी। गुंटूर, नेल्लोर, तिरुपति समेत कई शहरों में वामपंथी उग्रवाद और नक्सली मामले में बड़ी कार्रवाई। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। 13 स्वर्ण के साथ भारत ने जीते कुल 56 मेडल। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और जैसा कि हमने बताया था कि आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे और विकास की सौगातों के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। और इनमें से जो सबसे बड़ी परियोजना है वो है कि पीएम ने करीब 4,500 करोड़ रुपए की लागत वाली मेहसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का लोकार्पण किया है।
और इसके साथ ही जो कुछ रेलवे परियोजनाएं हैं, चित्तौड़गढ़ नीमच रेलवे लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ विद्युतीकृत रेलवे लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाएं भी राष्ट्र को पीएम ने समर्पित की हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। और पीएम ने कहा इस मौके पर कि इन परियोजनाओं का राजस्थान के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और शिक्षा पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछड़े इलाकों का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसी उद्देश्य से सरकार ने देश के आकांक्षी जिलों का चयन किया है जहां विकास कार्य किए जा रहे हैं। पीएम ने ये बात कही और ये जो आकांक्षी जिले हैं इनमें राजस्थान के भी कई जिलों को इस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने ये बात खास तौर पर कही और ये भी जोड़ा कि सरकार ने इस योजना में एक कदम और आगे बढ़ाया है और आकांक्षी प्रखंडों यानी ब्लॉक जो हैं उनके विकास का काम शुरू किया गया है। तो वंचितों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके तहत सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। पीएम ने यह बात भी कही। राजस्थान का इतिहास हमें सिखाता है कि सभी को साथ लेकर विकास कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में ये बात भी कही और प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम से पहले चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाया। तो ये तो था उनका राजस्थान का कार्यक्रम। इसके अलावा पीएम मोदी आज ग्वालियर से मध्य प्रदेश को कुछ ही देर बाद देने वाले हैं 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा। और इसमें एक खास बात यह है कि PMAY ग्रामीण के तहत बने 2 लाख से भी अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी कार्यक्रम शामिल है। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो चुका है। वहां उस दौरे पर लगभग उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और पीएम ने कहा कि राजस्थान का विकास देश के विकास में काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, राजस्थान का विकास भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमने राजस्थान में एक्सप्रेसवे, हाईवे और रेलवे जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, ये राजस्थान में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर को नई शक्ति देने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हुई है। राजस्थान भारतमाला परियोजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। जो क्षेत्र, जो वर्ग अतीत में वंचित रह गए, पिछड़े रह गए, आज उनका विकास देश की प्राथमिकता है। वंचितों को वरीयता, इस संकल्प को लेकर के केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया है। जिन सीमावर्ती गांवों को इतने सालों तक हमने आखिरी गांव माना जाता था, अब हम उन्हें पहला गांव मानकर विकास कर रहे हैं। और इसके साथ ही पीएम ने राजस्थान में व्याप्त अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। मैं इस मेवाड़ की धरती को साक्ष्य रख करके कहना चाहता हूं, जब यहां से खबरें आती है बहुत दुखी मन हो जाता है, बहुत तकलीफ से अनुभव करता हूं और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? ये हमारा राजस्थान। आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है, आज जब महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर
अत्याचार की बात होती है तो कौन सा राज्य आज सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है? मैं राजस्थान की जनता को बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने 5 साल पहले इसके लिए कांग्रेस को वोट दिया था? तो प्रधानमंत्री ने ये मुद्दे उठाए हैं और जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश भी जाने वाले हैं, वहां पर भी विकास की सौगात देने वाले हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात विनोद जी, जो ये विकास की परियोजनाएं हैं, राजस्थान में करीब 7,000 करोड़ रुपए की, मध्य प्रदेश में करीब 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। ये इन योजनाओं में प्रधानमंत्री खास तौर पर इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि जो पिछड़े इलाके हैं, जिन इलाकों में विकास की रोशनी कम पहुंची या नहीं पहुंची, वहां पर विकास करने के लिए पहले आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया और अब तो उसका विस्तार करके आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसमें इन दोनों राज्यों के भी कई ब्लॉक, कई जिले शामिल हैं। अभी हम जानते हैं कुछ ही दिन पहले दिल्ली में इसको लेकर सम्मेलन भी हुआ था। तो ये जो आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हैं, ये इन दोनों राज्यों की विकास परियोजनाओं को लेकर कितने महत्वपूर्ण हैं? लाल जी, हमने जो अभी तक देखा है जिस दौर में, वहाँ पे सबसे वो होती है कि जो डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी क्या है आपका। अभी आपने जो पीएम को बोलते हुए सुना, उसमें जब वो कह रहे थे कि बॉर्डर के इलाकों को अक्सर आप सरहदी इलाकों को आखिरी गांव मान लेते थे जी, लेकिन ये प्रायोरिटी देखिए कि इस दौर में कि उन्होंने कहा ये आखिरी गांव नहीं है, ये पहला गांव है। तो जब आप उस बॉर्डर के उस पिछड़े इलाके को आप पहला गांव मानेंगे, पहला इलाका मानेंगे और उसके लिए प्रायोरिटी बनाएंगे, तो डेफिनेटली वहां पे जो डेवलपमेंट होगी उन सब चीज़ों के लिए कम से कम एक देश में एक नज़ीर बनेगा। तो इंफ्रा को लेके और कनेक्टिविटी को लेके जो मोदी सरकार ने पिछले 9 साल 10 साल में काम किया है, वो अपने एक रिपोर्ट कार्ड भी प्राइम मिनिस्टर इस तरह की सभाओं में जाते हैं और लोगों के बीच में रखते हैं। लेकिन जो जमीनी सच्चाई जब आप देखते हैं और जिस तरह से आपने डेवलपमेंट देखा है कम से कम कनेक्टिविटी के रूप में, वो तो कम से कम चौंकाने वाले हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। राजस्थान के जिस इलाके में पीएम अभी हैं और जिस इलाके में वो दौरा कर रहे थे और जहां से वो बात कर रहे थे, आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां कनेक्टिविटी की क्या बदतर हालत है। वहां एक्सप्रेस वे कई राज्यों को एक साथ जोड़ रहा है आज। तो ये जो कनेक्टिविटी का दौर है और इसमें जो फोकस है इंफ्रा को लेके, इस कनेक्टिविटी को लेके, तो ये सारी चीज़ें जो पीएम एक टाइम फ्रेम में बता रहे थे कि जिस चीज़ का जब वो बताते हैं कि जहाँ पे वो शिलान्यास करते हैं, वहाँ उद्घाटन करते हैं, उसका लोकार्पण भी उन्हीं अपने हाथ से करते हैं। और इसका भी एक रिकॉर्ड इस देश ने देखा है। यहाँ लटकाओ भटकाओ अटकाओ की जो सारी चीजें थी इस देश में एक परंपरा बनी हुई थी, वो सब इस दौर में खत्म हुई है। तो ये जो डेवलपमेंट का है, ये जब आप मध्य प्रदेश जाए, छत्तीसगढ़ जाए, चाहे राजस्थान का जाए, ठीक है ये इलेक्शन बॉन्ड स्टेट है, यहाँ कुछ दिन के बाद इलेक्शन होने हैं, लेकिन जो ये चेंज दिखा है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कनेक्टिविटी को लोगों लेके जो लोगों को सहूलियत मिली है ज़िंदगी में, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने भाषण में, अपने पब्लिक के जो वहाँ पे संबोधन है उसमें उन सारी चीज़ों को रख रहे हैं। जी, ये तो बात हुई जो प्रधानमंत्री ने विकास परियोजनाएं दी हैं और जो देने वाले हैं मध्य प्रदेश को, उसको लेकर। लेकिन राजस्थान में प्रधानमंत्री ने एक बात और ख़ास तौर पर उठाई और वो ये कहा कि 5 साल पहले जिन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिए, आज भ्रष्टाचार के मामले को ले लें, कानून व्यवस्था को ले लें, महिला अपराध को लेकर, महिलाओं की बलात्कार, महिलाओं की हत्या से जुड़ी खबरें आती ही रहती हैं राजस्थान से, उन्होंने कहा आज ज़रूर वो लोग इस पर विचार कर रहे होंगे कि 5 साल पहले किस पार्टी को वोट दिया। तो अशोक गहलोत सरकार पर सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लाल जी, डिफरेंटली ये अभी आप कह सकते हैं कि इस साल के अंत में वहाँ चुनाव होने हैं और जाहिर सी बात है पीएम जब लोग अपने सभा के मीटिंग में पब्लिक के साथ में संवाद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सब चीज़ों को मुद्दे भी रखेंगे जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं। और राजस्थान में जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के साथ साथ आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो पिछले सालों में आपने जो देखा है उन सब चीज़ों का जिक्र करते हुए पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आप देखिए कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी उदयपुर के एक टेलर की, उसकी भी चर्चा की है।
तो उन्होंने एक तरह से कहा कि राजस्थान एक जो वहाँ की परंपरा है, एक वीरों की वो जो धरती है, उस धरती पे अगर आप इस तरह की चीज़ें हो रही है और आप सुलभ तरीके से लोग इस तरह की घटनाएं करके चले जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि सरकार की एकदम नाकामी है, या सरकार किसी न किसी तरह से इन सब चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं से अपनी एक सियासत देखती रही है, या वो इन चीज़ों पे कार्रवाई करने में थोड़ी सी शिथिल रही है। रेप की घटनाएं हो, महिला उत्पीड़न की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ में जो चीज़ें सामने में दिख रही है, ये सब चीज़ जो लगातार घटनाएं बढ़ रही है, ये सिर्फ एक नैरेटिव और एजेंडा नहीं है, ये समाज के लिए एक आईना का काम करता है। और डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहाँ पर उस इलाके में हैं तो इन मुद्दे को उठाएंगे, और वो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ में एक बड़ा एजेंडा बन रहा है, जिसकी आपने एक झलक देखी है कि ये आने वाले टाइम में जब आप इलेक्शन कैंपेनिंग में पार्टी के लोग जाएंगे, अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखेंगे, तो शायद कानून व्यवस्था के मामले में अशोक गहलोत को जवाब देना मुश्किल होगा। और इसकी शुरुआत तो प्राइम मिनिस्टर ने आज के इस रैली से कर ही दिया है। तो एक तरह से बीजेपी की प्रचार लाइन भी जो है वो दिखाई पड़ रही है कि 3 चीज़ों पर बीजेपी खास फोकस करेगी। एक देखें कि भ्रष्टाचार, जो राज्य सरकार है उसके भ्रष्टाचार पर, कानून व्यवस्था जिसमें महिलाओं के प्रति अपराध भी शामिल हैं, और सांप्रदायिक तनाव और दंगे का मुद्दा जो राजस्थान में रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी फोकस करने वाली है। पीएम के बयान से ये लगभग साफ हो रहा है। डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें आज प्राइम मिनिस्टर अपने चुनावी रैलियों में ये चीज़ें बता रहे थे, तो वो साफ है कि अभी आप देखिए कि हो क्या रहा है। पिछले 6 महीने से आप देखिए कि जब से अशोक गहलोत सरकार, अभी तक तो कांग्रेस की इनर फाइटिंग से जूझती रही है, 4 साल तक चीफ मिनिस्टर के बदले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बदले के, और सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, लगातार इन सब चीज़ों के लिए मंत्री का जाना, मंत्री का आना, कई बार आपने देखा कि इस होटल से उस होटल भी शिफ्ट करता रहा है। तो ये पॉलिटिकल वहाँ होता रहा है। लेकिन पिछले 6 महीने में ऐसा लगा कि अशोक गहलोत काफ़ी एक्टिव हुए हैं, और एक्टिव जब वो हुए हैं इलेक्शन के टाइम में, तो वो किस तरह की चीज़ ले रहे हैं, तो जो केंद्र की जो योजनाएं थी, फ्लैगशिप स्कीम थी, उस योजनाओं में अपनी दखल ले रहे हैं। जैसे अब आप उज्ज्वला स्कीम देखिए, ये जाहिर सी बात है कि जिन घरों में उज्ज्वला स्कीम में गैस पहुँची है, सिलेंडर मिला है जिन माताओं बहनों को, वो केंद्र की योजना थी, मोदी सरकार की योजनाएं थी। लेकिन उस योजना में अगर अशोक गहलोत को लगा कि इसके सिलेंडर को हम सब्सिडी कर लेंगे, 500 रुपये सिलेंडर देने का वादा वो कर लिया, तो उस योजना में अपनी सेंध लगाई। उसी तरह हेल्थ में आप स्कीम में देखिए कि वो मोदी सरकार की अपनी ये योजनाएं हैं, उस योजना में 5 लाख का सबको ये मिलता है, उसमें उनका इंश्योरेंस मिलता है। अशोक गहलोत ने उस स्कीम में अपना एक नई स्कीम लेके आया। तो ये सारी चीजें आप जो कर रहे हैं, आप सिर्फ एक कॉस्मेटिक इसको कह सकते हैं कि मोदी सरकार की जो पॉपुलर स्कीम है, उस स्कीम में आप अपने को जोड़ के उसमें दिखा रहे हैं कि हम भी इस दिशा में एक नई पहल कर रहे हैं। लेकिन जनता कम से कम इस बात को देखती है कि आप जिस मामले में फेल रहे हैं या जिस मामले में आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, वो दोनों चीजों को आप 5 साल के आते आते जनता डेफिनेटली उस चीज का निर्णय बखूबी से इलेक्शन के समय में लेती है। बिल्कुल, पब्लिक है, ये सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए विनोद जी। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आज की खास चर्चा करेंगे कि विपक्षी पार्टियों की अलग अलग प्रोग्राम हैं, अलग अलग उनके मुद्दे हैं, और प्रोग्राम भी अलग अलग चला रहे हैं, तो फिर ये एकता कहां पर है, इसी पर करेंगे विमर्श। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर, आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा ये कि अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग कार्यक्रम हैं, तो फिर
विपक्षी एकता कहां पर है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरी ममता सरकार ने मनरेगा का मुद्दा बनाकर आज दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने यानी टीएमसी ने यह अपना प्रोग्राम बनाया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि दिल्ली में इस प्रचंड प्रदर्शन से हम चुनौती दे रहे हैं। तो ये चुनौती जो है टीएमसी की, वो सिर्फ टीएमसी की चुनौती बन के रह रही है, क्योंकि दिल्ली में इस प्रदर्शन को हालांकि व्यापक बनाने के लिए टीएमसी ने विपक्षी गठबंधन से भी सहयोग की अपेक्षा की थी कि उनको बाकी पार्टियों का भी समर्थन मिले, लेकिन राजघाट के धरने में विपक्ष का किसी और दल ने शामिल होने की इच्छा नहीं जताई, यानी कोई और पार्टी इसमें शामिल ही नहीं हुई। स्थानीय नेता और कुछ मनरेगा मजदूरों के साथ अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे हैं और वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर लेफ्ट पार्टियां हो, उन्होंने इस प्रदर्शन से किनारा कर लिया और किसी भी तरह से टीएमसी के साथ हाथ नहीं मिलाया। खैर, मुद्दे की बात यह है कि टीएमसी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल का वाजिब हक नहीं दे रही है, लेकिन इसमें भी टीएमसी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय योजनाओं में गड़बड़ी और धांधली के बारे में पार्टी चुप है, तो जाहिर है कि टीएमसी अपनी गलती छुपाने के लिए ये प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण ममता बनर्जी की इमेज को भारी धक्का लगा है पश्चिम बंगाल में। तो जाहिर है कि राज्य में प्रमुख विपक्षी बीजेपी ने मनरेगा और दूसरी केंद्रीय योजनाओं में फंड में घोटाले को लेकर मुद्दा बनाया है और ऐसी घटनाएं सामने आई भी हैं, नोटों के पहाड़ तक निकले हैं। मनरेगा में फेक जॉब कार्ड को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी ने पिछले महीने जॉब कार्ड में संशोधन की बात भी की थी। एक तरह से स्वीकारोक्ति है ये। मनरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र ने जांच शुरू कर दी थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को कभी भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिला ही नहीं पश्चिम बंगाल से। और उधर देखिए एक और मुद्दा, नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव चलते हुए राहुल गांधी के जातीय जनगणना के मुद्दे पर बढ़त लेने की कोशिश की है। और ये क्या बढ़त है कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक कर दिए हैं। और ये जो रिपोर्ट आई है इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। एक तो ये कि रिपोर्ट के मुताबिक 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा, 15% सामान्य वर्ग और 19% अनुसूचित जाति के हैं। लेकिन बिहार सरकार इन जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने में असफल रही है। यानी जिस बात को लेकर ये कराए गए जनगणना वही नदारद है, आर्थिक सामाजिक स्थिति। नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे आर्थिक सामाजिक सर्वे माना था, लेकिन इस जनगणना में तो उन्हें इस मुद्दे पर बताने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद विपक्षी गठबंधन ने जातिगत जनगणना को लेकर आवाजें तेज की थीं। राहुल गांधी ने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया था। लेकिन अब तो सवाल राहुल गांधी के सामने भी है। इसी तरह का सर्वे तो कर्नाटक सरकार ने भी कराया था। तो क्या सिद्धारमैया सरकार अपनी पुरानी रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी? ये सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी पर यही आरोप लगाती है कि 2011 की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को क्यों चिदम्बरम ने व्यवहारिक नहीं माना था। ये केंद्र के स्तर की बात है और एक कर्नाटक में भी हुआ है। जाति जनगणना में 2500 जातियां कैसे 40 लाख के आंकड़े को पार कर गईं? ये भी एक बड़ा सवाल है जो अपने आप में उलझन पैदा करता है। तो मिशन 2024 में विपक्षी गठबंधन का मुद्दा क्या हो, इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। अब आप जरा उत्तर और दक्षिण की भी बात देख लीजिए कि डीएमके ने सनातन धर्म विरोध का कार्ड दोहराया है दक्षिण में, तो उत्तर में बीजेपी के हिंदुत्व में सेंध लगाने के लिए जाति का मुद्दा इन पार्टियों ने तेज किया है। लेकिन जो फिलहाल आंकड़े आए हैं, तो भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। समय आ गया है कि हमारे विभाग को कोऑपरेट भी नहीं करती जांच में। ऐसी स्थिति में ये अपने को किम जोंग की तरह प्रयोग करते, जो वहां जाते उनको धमकाते। हजारों करोड़ का लूट है। आवास में यहाँ 5-5 लाख ऐसे लोगों का नाम था मनरेगा की सूची में जो उस पंचायत में रहते ही नहीं थे। तो इन परिस्थितियों में 17 लाख नाम आवास में जांच
के दरमियान वो हटाई है। तो ये साफ जाहिर है, हम 44 लाख मकान पहले दिया, 11 लाख मकान अभी दी है, तो अब पैसा पानी की तरह हम दे रहे हैं और वो गरीबों को देने के बजाय लूटने का काम कर रही है। अब जांच के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो गिरिराज सिंह पश्चिम बंगाल में जो मनरेगा घोटाला हुआ है उसको लेकर और बाकी घोटालों को लेकर बात कर रहे थे। और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि हमने राज्य सरकार को 3 बार 15 अहम बिंदुओं पर योजनाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो टीम गए थे उनके इंक्वायरी में आया वो नथिंग बट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। No action was taken on every point of the report. Almost approximately 15 points were raised by our team. 3 बार हमारे मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को रिमाइंड किया लेटर देके कि आप कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन रिपोर्ट, जो एक्शन आपने लिया है वो लिख के भेजिए कि आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं। बट नो एक्शन वाज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो MGNREGS एक्ट है उसका सेक्शन 27 के प्रोविजन के द्वारा ये सरकार का हक है और इसमें एक्ट भी है कि वो उसको बंद कर सकते हैं। और अब हम आपको सुनाते हैं जातीय जनगणना के आंकड़े पर प्रतिक्रिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जातीय जनगणना पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। हम लोग कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते, हम विकास पर लड़ते हैं, आगे भी विकास पर चुनाव लड़ेंगे। मंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और कमंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। तो ये मुद्दा आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो ये मुद्दे हैं उसमें लीड लेने की कोशिश है, लेकिन सवाल ये है कि कौन से मुद्दे काम करेंगे और किन मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां आपस में सहमत होंगी, ये वाकई चर्चा का विषय है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, साथ में राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी और राहुल जी। और विनोद जी से मैं ज़रा चर्चा को थोड़ा विस्तार देता हूं। विनोद जी, कौन सा मुद्दा काम करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं मोटे तौर पर जो समझ में आती है, जो कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई, कि दक्षिण है तो सनातन का विरोध करो क्योंकि वहां पर वो कार्ड चलेगा, उत्तर है तो जातिगत कार्ड खेलो यहाँ पर जातीय जनगणना जैसी चीज़ों को। और इसमें फिर ये भी दुविधा है कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग तो करते हैं, यहाँ तक कि आरक्षण में भी OBC आरक्षण की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हीं की कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान जो जातिगत जनगणना हुए वो चाहे केंद्र में हुए या फिर कर्नाटक में हुए, उनके आंकड़े जारी नहीं करेंगे। तो ये क्या पॉलिटिक्स है? और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सब अपना अपना, जिसे कहते हैं ना, ब्लॉक खोजने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक के मामले में। विनोद जी। लाल जी, आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती पे आपने जो देखा कि देश ने दो महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि, और किसी ने, नीतीश कुमार जी की पार्टी ने तो ऐतिहासिक तक कहा है कि ये दो जो खबर है या दो फैसले आप कह सकते हैं कि ये हमारे सामने में है जी। पहला तो बिहार के जाति गणना की रिपोर्ट का दावा करते हुए लालू जी ने इसे कहा है कि ये एक संपूर्ण सामाजिक न्याय का एक हमारे सामने में एक आईना सामने में, सच सामने में आया है। नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि ये ऐतिहासिक फैसला है नीतीश कुमार का और जिसने वो करके दिखाया है जी। तो TMC के इस धरने से पहले हम लोग शायद इसकी ही बात कर लें, क्योंकि ये बड़ी खबर ऐतिहासिक बताते हुए गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, तो जरा ये देख लें। तो फिर इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा विनोद जी कि आर्थिक सामाजिक का जनगणना का उन्होंने हवाला दिया था और वो कहीं है ही नहीं इसमें। मैं उसी पे आ रहा हूँ लाल जी कि ये जो ऐतिहासिक को बता रहे थे, आप इस बताते में आप ये देखिए कि सवाल ये है कि 33 साल से बिहार में ये सामाजिक न्याय की सरकार में लालू यादव और नीतीश कुमार अदल बदल के ये सरकार चलाते रहे। जी।
अपने 33 साल के सरकार की उपलब्धि को अगर ये 33 साल में अगर 2023 में आके ये बता रहे हैं कि हमने जातिगत जनगणना करा के एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और इसके आधार पे जो लोगों की जो सत्ता में भागीदारी या शासन में भागीदारी या नौकरी में हिस्सेदारी वो उसके पॉपुलेशन के अकाउंट के हिसाब से मिलेंगे। 33 साल के बाद जो बात आपने शुरुआत की है उसमें सबसे बड़ा तो सामने में आपके सामने में ये है कि आपकी इस जनगणना की रिपोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई थी तो उस समय में नीतीश कुमार ने कहा था, जब वो केंद्र वर्सेस स्टेट की बात बनी थी, क्योंकि इस सर्वे जाति गणना कराना, इस जनगणना कराना किसी स्टेट का नहीं है, वो सेंटर का काम है। तो इस पे जब बात बनी थी तो नीतीश कुमार सरकार की तरफ से आया था कि ये ये गणना जनगणना है नहीं, एक तरह से ये सेंसस नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हम उसका एक सर्वे करा रहे हैं जी। तो उसको गणना से खारिज करते हुए उन्होंने इसको सर्वे माना था। जबकि आज उनके ऑफिसर जब इस बात की रिपोर्ट दे रहे थे और वो बता रहे थे तो उसको वो जाति गणना ही कह रहे थे। और सबसे पहली रिपोर्ट भी उन्होंने एक जाति गणना की ही दी, क्योंकि उनके सामने में जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सर्वे होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, वो नहीं था। अब उसके अलग अलग तर्क हैं कि क्यों नहीं था। कि अब सवाल ये है कि आप जब जातियों के बीच में गए हैं और उनसे आपने पूछा है कि आपके पास क्या है, तो जाहिर सी बात है कोई आदमी ये कहने के लिए तो तैयार नहीं होगा कि मेरे पास कार है, मेरे पास स्कूटर है, मेरे पक्का मकान है, मेरे बैंक में 40 लाख अकाउंट में पैसे अपने फिक्स डिपॉजिट में है, कोई नहीं कहेगा ईमानदारी से। तो आपने अपने एक तरह से इस चीज को जब आपने सोशियो इकोनॉमिक किया तो उसमें आपका सोशियो इकोनॉमिक ब्लैंक है। रही बात कि तब आपने ये जो सर्वेक्षण में आपने लाया है उसमें जाति और उपजाति करके तो आपने एक लाइन खींचा है कि पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति। तो अब ये सवाल तो नीतीश कुमार के सामने में आएगा, जो जाति गणना की बात कहते कहते वो इस बात के लिए इतिहास पुरुष बन रहे हैं। तो जिस पुरुष समाज से वो आते हैं उनकी 2% हिस्सेदारी है इस जनगणना में। अगर ये 2% के हिस्सेदारी से 18 साल से ये सीएम नीतीश कुमार हैं तो उनको कल नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की ही पार्टी पूछेगी तो भाई आप क्यों हैं। नई बात की दूसरा जो मुद्दा आपका है वो टीएमसी का, उसको भी थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं कि पिछले 1 महीने से इस चीजों को बड़ी जोर शोर से फैलाया गया था पंचायत इलेक्शन के समय से। बिल्कुल पंचायत इलेक्शन में बंगाल के पंचायत इलेक्शन में ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी की तरफ से ये कहा गया गांव में गरीब किसानों के बीच में कि केंद्र सरकार ने मनरेगा रोक दिया है। और ये नैरेटिव लेके उन्होंने खूब प्रचार किया और उसको फायदा मिला। पंचायत में एक तरह से आप कह सकते हैं कि टीएमसी को क्लीन स्वीप मिला। लौटता हुआ अब इनको मैं ये पूरी बात कह दूं, लेकिन आज जब वो राजघाट पर के लिए बैठे हैं तो आप कह सकते हैं कि इनका ये फ्लॉप शो है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के किसी सदस्यों ने, किसी दलों ने इनको कोई समर्थन नहीं दिया है और वो ममता बनर्जी के बजाय अभिषेक बनर्जी इसको अगुवाई करते हुए दिल्ली में देख रहे हैं।